कि आपका जीवन और आप बिल्कुल पानी की तरह सरल होने चाहिए। आपका जीवन और आप बिल्कुल पानी की तरह सरल होने चाहिए, बट आपका विकास पानी की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी में बहने का गुण पाया जाता है जो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और आपका विकास अगर ऊपर से नीचे की ओर हुआ है तो उसे विकास नहीं कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपका जो आपका जीवन है, जीवन पद्धति है, वो पानी की तरह सरल तो हो, बट विकास पानी के जैसा बिल्कुल ना हो। तो हमेशा ऊपर की ओर सोचें, पॉजिटिव सोचें, और अपने आप पे भरोसा जरूर रखें, क्योंकि हमारा क्या है, हम लोग तो अपना कर्म करते ही रहते हैं, दुनिया अपनी जरूरत के अनुसार आपको जज करती है। तो आइए नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अन एरिया। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में बिल्कुल सेम है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक टर्म यूज है वहाँ पे मैग्नेटिक टर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे कि जब कोई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो उस लाइन को अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया रख दिया जाए, मतलब कोई एक सरफेस वहां पे रख दिया जाए, तो सरफेस के नॉर्मली जितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगे, तो अगर उन लाइंस को काउंट कर लिया जाए 1 2 3, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crossing normally to the area of any surface when it is placed in uniform magnetic field। यानी कि हम बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं और वहां पे हम कोई सरफेस ले ले रहे हैं, और उसके थ्रू जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए जनरली फार्मूला क्या होता है, फाई से इसको भी डिनोट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में, तो इसको फाई बी से डिनोट करते हैं। बी का हमारा मतलब मैग्नेटिक से होता है, फार्मूला वही होगा बी ए कॉस थीटा। फिर अगेन थीटा वही है जो आपका फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बनता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली टू द एरिया ऑफ एनी सरफेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझें, तो डायग्राम के माध्यम से जब हम समझेंगे तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमने नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ले लिया, लेफ्ट टू राइट हमने एक एंगल ले लिया। तो अब इसमें मान लीजिए कोई एरिया है, तो एरिया अगर पूरी तरीके से नॉर्मल हुई तो आपको क्या सीट कैसे दिखेगी? जैसे मेरे पास एक ये सीट है, ठीक है, तो अगर फील्ड लाइंस मेरे साइड से आगे की ओर जा रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है, नॉर्थ टू साउथ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें फील्ड ऐसे रखेंगे तो आपको कोई एरिया नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और लाइन के बीच में कितना है, एकदम बिल्कुल पैरेलल एंगल बन रहा है, तो मैक्सिमम लाइन करेंगे पास। बट अगर इसको अब हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, तो आपको जैसे आपके सामने अभी ये मैक्सिमम लाइन है, ये मैक्सिमम का पूरा एरिया दिख रहा है, तो यानी कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम फील्ड लाइन इसमें क्रॉस कर सकती हैं। बट जैसे मैं हल्का हल्का रोटेट करूंगा, देखिए आपका एरिया कम होता जाएगा, और इस पॉइंट पे आपका एरिया बिल्कुल नहीं है। तो ये जो आपका एरिया के ऊपर बेसिकली जो ये लाइन है जहां से आपको दिखता है, ये इसका एरिया वेक्टर कहलाता है। इसी एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसी को हम यहाँ पे जो थीटा है कॉस थीटा, वो टर्म यूज करते हैं, जो आपका फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा में यूज होता है। ठीक है, तो मैग्नेट बी आपका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या हो जाता है, एरिया ऑफ दैट सरफेस, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जैसे फैराडे और हेनरी ने मिलकर के
कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे कि हम अभी तक चैप्टर में पढ़े हैं कि जैसे किसी करंट के थ्रू, सिर्फ किसी वायर के थ्रू अगर जब करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यानी हमें इतना तो समझ में आ गया था कि वायर में जब करंट जाएगी तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर किसी तरीके से ये संभव हो पाए कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम अगर करंट जनरेट कर पाए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये डिस्कवरी एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत वरदान जैसी साबित हुई, जिसकी वजह से आज आप हमें भी देख पा रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये मैं मान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। और इसका आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है डायरेक्ट कि एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए। और एक्सपेरिमेंट अभी तो बहुत इजी लगते हैं इसके देखते हुए, और आप भी देखेंगे तो इजी ही लगेगा। लेकिन जब बच्चों से लिखने की बारी क्वेश्चन में आती है तो जनरली पता नहीं क्या उनको हो जाता है। तो आइए समझते हैं, और समझेंगे तो ही लिख पाएंगे। तो इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, ठीक है। किसने? फैराडे और हेनरी ने मिलकर। जनरली हम फैराडे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो मिलकर दोनों लोगों ने परफॉर्म किया था। तो पहला एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि इन्होंने एक कॉइल लिया, एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं कुछ, और उसको क्या किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये कॉइल है C1। अब थोड़ी दूर पे एक मैग्नेट है, मान लो ये N है, ये S है। तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो अब इसको जब इधर हम लेके आएंगे, देखिए इसमें ये था एक्सपेरिमेंट में कि एक सिंपल से एक सर्किट में कॉइल होती है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यानी कोई करंट का सोर्स नहीं है, बट एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट को क्या करते हैं, जैसे इसको मान लो मैग्नेट मान लिया जाए, उसको क्या कहते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं, यानी रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करते हैं। रिलेटिव मोशन, कॉइल को तो हम नहीं मूव करा रहे हैं, मैग्नेट को मूव करा सकते हैं। तो मैग्नेट को मूव कराएं आगे या पीछे। तो आप जैसे देख रहे हैं इस वाले सेक्शन पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो कम एरिया में सारी कवर हो सकती हैं, बट वही एरिया अगर यहाँ पे लेके आए तो उससे कम मैग्नेटिक फील्ड का हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं उसको अगर चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन अभी तो बात हम फ्लक्स की तो आपको समझाया, उसके माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब मैग्नेट को मूव कराया गया तो गैल्वेनोमीटर में जो है कुछ, जो इसका जो ये जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, मोमेंटली डिफ्लेक्ट होती है। और ये कब होता है? जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं। मैग्नेट को जब मूव कराया गया विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में जो उसकी निडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। और गैल्वेनोमीटर की निडल कब डिफ्लेक्ट हो सकती है? जब उसमें करंट जाएगी। तो यानी इससे ये पता चला कि जब मैग्नेट को मोशन कराया गया विद रिस्पेक्ट टू कॉइल तो एक करंट इंड्यूस हुई, ठीक है। तो उसको हम, चूंकि इंड्यूस है तो उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या है, आप ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना करके ये बताएंगे कि जिस मैग्नेट को है उस कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव करा रहे हैं। तो कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव कराने से क्या हो रहा है कि उसमें करंट जनरेट हो जा रही है, जिसको इंड्यूस करंट कहते हैं, जिसके से गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसमें लिख भी सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। अगर आप नहीं पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं तो इसको बहुत ही सिंपल पॉइंट वाइज लिख दीजिए। देखो पहला पॉइंट हो गया, देयर इज अ कॉइल C1 मैंने माना है कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर G। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हेन अ बार मैग्नेट is moved with respect to coil, then galvanometer shows deflection
बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये आपका आउटपुट यानी कि जो आउटकम है मेन एक्सपेरिमेंट मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का आता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कॉइल C1 है और एक गैलोमीटर कनेक्टेड है और उसके सामने हम एक मैग्नेट को बस उसके रिस्पेक्ट में मूव करा रहे हैं, और मूव कराने से क्या हो रहा है, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहां से अब फ्लक्स जो लिंक है कॉइल से वो चेंज हो रहा है। ये तो अभी लॉज बनेगा तो उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल एक्सपेरिमेंट में इतना बताया जाएगा आपको कि गैलोमीटर करंट सेंस करता है क्योंकि उसमें इंड्यूस करंट सेंस मतलब इंड्यूस हो रही है। उन्होंने क्या था, कॉइल वो C1 वाली वही थी, पहले हम एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट था, इस बार हमने क्या किया, एक दूसरी कॉइल ले ली C2, बट उसको क्या करा हमने, बिग स्टीडी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी DC वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब किसी कॉइल में मतलब किसी वायर में करंट जाती तो एज अ मैग्नेट फील करता है, तो अगर मैग्नेटिक ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा तो इसके पास आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या होगा, इसके पास भी अपना कुछ फ्लक्स होगा। ठीक है, डिपेंड करता है डायरेक्शन। तो अब इसमें देखिए बैटरी कनेक्टेड नहीं है बट इसको इसमें कनेक्टेड है, तो ये कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी। और ये कॉइल क्या फंक्शन करती है, जब अब इस कॉइल का मोशन कराया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉइल C1, तो अगेन वही हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यानी इससे पता चल रहा है कि हम चाहे मैग्नेट को मूव कराएं या फिर चाहे कॉइल को मूव कराएं, हमें डिफ्लेक्शन दोनों केस में मिल रहा है। तो यहां पे हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, देयर इज अ coil C1 is connected to G। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, देयर इज another coil C2 which is connected to a battery source Third, when C2 यानी हम कॉइल C2 को मूव कराए हैं, C2 is motion, C2 is moved near to C1, then galvanometer shows deflection। ठीक है, तो इसमें आपके 3 पॉइंट हो जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि आपका एक कॉइल C1 है जो गैल्वेनोमीटर G से कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट है कि C2 है कॉइल जिसको हमने बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। और जब तीसरा पॉइंट क्या है कि जब C2 को मूव किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉइल C1, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अभी ये एक्सपेरिमेंट फेज है, अभी लॉज मेकिंग नहीं हुई है, ये एक्सपेरिमेंट फेज है। ठीक है, तो जब दूसरा कॉइल जो है मूव कर रहे हैं जिसमें बैटरी लगा हुआ है तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मैग्नेट को मूव कराया जा रहा था, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है, कॉइल को मूव करा रहे हैं। तो जिसकी वजह से दोनों ही केस में क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब दोनों ही केस में मोशन, और हम इंसान ठहरे आलसी, हम चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, यानी इससे आसान काम कर लिया जाए, तो ये एक आलस का विषय हो जाता है। तो आलस के लिए क्या करेंगे भाई, आलस भी अपना यार है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैटरी सोर्स हटा करके हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि हमको इसको मिला मोशन ना कराना पड़े भाई, बैठे बैठे ही काम।
तो हमारे पास तीसरा एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या है कि अब बात आ गई है कि आलस की, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए गैल्वेनोमीटर हमारा पहला वही है सेम कि एक कॉइल C1 है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब उसी के पड़ोस में एक दूसरी कॉइल C2 रख दी गई है, बट वो सोर्स चेंज कर दिया गया। पहले क्या था DC, अब क्या है AC सोर्स। अब हमें पता है कि AC सोर्स क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो जैसे ही कॉइल इसको की को टैप किया जा रहा है तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मोमेंटली शो कर रहा है, लेकिन जब हम की को प्रेस कर रहे रखते हैं लगातार तब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही की प्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से एक सडन चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे भी हमारा काम हो गया। अब देखिए मोशन नहीं कराना पड़ रहा है, क्योंकि AC करंट क्या करती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज ही करती है। तो जितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा उतनी बार फ्लक्स चेंज होएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होना क्या करता है, फ्लक्स का होता है, फ्लक्स का चेंज होना होता है। तो दोनों ही केस में, तीनों ही केस में एक्सपेरिमेंट में क्या मिला कि हम जब भी मोशन करा रहे हैं मैग्नेट या कॉइल का जो कि एज अ मैग्नेटिक काम कर रही है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका पता ये चलता है कि इंड्यूस EMF के लिए, करंट को इंड्यूस कराने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी नहीं है। यानी कि सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और उससे करंट इंड्यूस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। होना क्या है कि उसका जो फ्लक्स लिंक है कॉइल में, कॉइल का मतलब ये अपना एरिया है, तो जो भी फील्ड लाइंस यहां से निकल के आ रही हैं तो वो जो लिंक होंगी उसका चेंज होना जरूरी है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मान लो यहां पे कोई मैग्नेट है तो उसकी वजह से मान लो कोई यहां पे फ्लक्स यहां पे मैक्सिमम है। अब ये चेंज कब तक हो सकता है, या तो इसको दूर ले जाए या थोड़ा और पास लेके जाए तो ही फील्ड चेंज मतलब फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स को काउंटर करने के लिए एक EMF सर्किट में जनरेट होता है। क्या होता है, सर्किट में एक EMF जनरेट होता है जो कि चार्ज को फ्लो कराने के काम आता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट पार्ट में तो इतना ही है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि देयर इज अ कॉइल C1 connected to galvanometer G. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे देयर इज अनदर कॉइल C2 connected to AC source and key K। अब लिखेंगे तीसरे पॉइंट में when key is tapped then deflection shown by galvanometer। ये तीन आपके आउटकम हो। और गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब भाई उसका खुराक मिलेगा, यानी कि उसमें करंट जाएगी, करंट इंड्यूस होगी, तो तभी तो उसको डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। तो ये देखिए बेसिकली तीन एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। अब इसमें हम लॉज की बात इस क्लास में नहीं करेंगे, लॉज की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लॉज में फिर एक अलग कंसेप्ट है तो उसको भी हम कवर करेंगे साथ में, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।